जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से एक एक प्रश्न को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 30 में से कितना प्रश्न को सही कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न, तो आज का मेरा पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण गमन करती है मेरे भाई सीधी रेखा में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग किसमें कम होता है। इस ऑप्शन में देख लेते हैं हम, निर्वात में कि जल में कि वायु में कि कांच में, यानी इन सब में हमको बताना है कि प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होगा यानी कम होगा। तो इसको में कांच में हो जाएगा, जो सबसे कम होगा प्रकाश का वेग। चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है आप सभी के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या समतल दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहता है या उत्तल लेंस रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी कि मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है गाइज, तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी चौथा के ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए पाँचवा नंबर पर चलते हैं मेरे भाई। तो पाँचवा नंबर सवाल बोल रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। चलिए छठा नंबर सवाल पर चलते हैं। तो छठा नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो आप सब बताइए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है या एंगस्ट्रम होता है। तो लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो सातवां नंबर प्रश्न है मेरे भाई आप सभी के सामने कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, यानी प्रकाश के जो पथ दर्शाता है वो चित्र को क्या कहते हैं, क्या किरण आरेख कहते हैं, क्या फोकस कहते हैं, या किरण पुंज कहते हैं, यानी में सभी कहते हैं। तो प्रकाश की किरण का जो पथ दर्शाने वाला चित्र होता है उसको कहते हैं किरण आरेख, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए सातवां के बाद आठवां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो आठवां नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो आप सब पढ़े होंगे कि P बराबर 1/f होता है। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो आप सभी के सामने क्षमता यहाँ पर कितना दिया है, तो 2 डायोप्टर दिया है, बराबर 1 का हो जाएगा एफ हो जाएगा। यानी अब यहाँ देखेंगे कि सब सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर 100 लेना पड़ेगा, यानी 100 क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। P बराबर 100/f हो जाएगा। तो यहाँ से इसको भागा देंगे तो 50 आ जाएगा, यानी 50 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पर देखना है कि 50 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए 9वां क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है, यानी प्रकाश के किरणों का समूह को
क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, प्रकिरण कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। तो 10वां नंबर सवाल हो गया। 11 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 11 नंबर सवाल है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। यानी उत्तल लेंस की जो क्षमता है क्या होगा? क्या ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, या ए और बी दोनों होगा? यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो आप बताइए कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होगा क्या होगा? तो यानी उत्तल लेंस की क्षमता कुछ होता है तो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है? तो धनात्मक होता है। यहीं पर आपसे पूछ सकता है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता क्या बता देता है? ऋणात्मक होती है। तो चलिए 12वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 12 नंबर सवाल है आप सभी के सामने, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए यहीं पर आ गया, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? यानी उत्तल लेंस की क्षमता हमने बता दिया। उसके बाद आ गया आपका प्रश्न कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा मेरे भाई? यानी ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 13वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को हम क्या कहेंगे और उसका दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, या अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सब बताइए कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, या उत्तल लेंस को क्या कह सकते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कह सकते हैं। उत्तल लेंस को कौन लेंस कह सकते हैं? तो अभिसारी लेंस। यहाँ पर अपसारी लेंस, ये कौन दर्पण के कहेंगे? तो ये अवतल दर्पण के कहेंगे। अवतल दर्पण के हम लोग कह सकते हैं अपसारी लेंस। तो चलिए 14 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 14 नंबर सवाल देखिए आप सभी के सामने कि अवतल लेंस को कहते हैं। देखिए आ गया, यानी अवतल लेंस को क्या कह सकते हैं? तो अभी हमने बताया कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कह सकते हैं। यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए 15 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 15 नंबर सवाल है आप सबके सामने कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं? क्या जल के प्रयोग करेंगे, कांच के करेंगे, प्लास्टिक के करेंगे, मिट्टी के करेंगे? इन सब में देख सकते हैं आप कि जल के भी प्रयोग होता है, कांच के भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक के प्रयोग होता है। इसमें मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी लेंस बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर सवाल है आप सबके सामने कि किस दर्पण से हमें 16 नंबर सवाल है आप सबके सामने कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? यानी आप सब बताइए कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? क्या समतल दर्पण में होगा, क्या उत्तल दर्पण में होगा, क्या अवतल दर्पण में होगा, कि इनमें से कोई नहीं हो? यानी किस दर्पण में हमेशा हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो होगा उत्तल दर्पण में होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर सवाल पर चलेंगे। और 17 नंबर सवाल है आप सभी के स्क्रीन पर। इसका उत्तर कमेंट कीजिए कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अभी हमने पढ़ा कि किस दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उसका जवाब हुआ कि वह उत्तल दर्पण से बनता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? क्या समतल दर्पण से बनता है, कि अवतल दर्पण से बनता है, कि उत्तल दर्पण से बनता है, कि इनमें से कोई दर्पण से नहीं बनता है? तो आप सब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण से जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए 18वां नंबर सवाल पर चलेंगे। तो 18 नंबर सवाल है आप सबके सामने कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? यानी प्रकाश के जो परावर्तन है वो उनका कितने नियम है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बार बार ये एग्जाम में आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। याद रखेंगे यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। तो चलिए 19वां नंबर सवाल पर चलेंगे। तो उस 19वां नंबर सवाल है आप सबके सामने
फटाफट आंसर दीजिए कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी हवा कौन माध्यम हो जाएगा यहाँ पर, तो हवा हो जाएगा कांच की अपेक्षा हवा जो हो जाएगा यानी विरल माध्यम हो जाएगा। कांच की अपेक्षा हवा कौन हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, और कांच हो जाएगा सघन माध्यम। कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। यहाँ पर देखना है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा यहाँ पर कि अभिलंब के निकट हो जाएगा, यानी विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब के निकट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अभिलंब के निकट। तो चलिए 20वां नंबर सवाल पर चलते हैं सीधा, और 20वां नंबर सवाल है आप सबके सामने कि फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक किस लेंस के या किस दर्पण के होता है, आप सबके सामने ऑप्शन है, क्या उत्तल लेंस के होता है, या अवतल लेंस के होता है, उत्तल दर्पण के होता है, या अवतल दर्पण के होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक किस दर्पण के होता है, तो उत्तल लेंस का होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक जो होता है उत्तल लेंस का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण के या किस लेंस का प्रयोग होता है। आप सबके सामने ऑप्शन है कि अवतल दर्पण के होगा, कि उत्तल दर्पण के होगा, कि उत्तल लेंस के होगा, या प्रिज्म के उपयोग होगा। तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होगा, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने 22वां नंबर सवाल कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, या मतलब एक अवतल दर्पण है उसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आप सब पढ़े हैं कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आप लोग पढ़े हैं कि एफ बराबर का होता है r/2 होता है, तो इसको परख दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी एफ यानी फोकस दूरी कितना है, 10 है, r/2 हो जाएगा, यानी इसलिए r बराबर का हो जाएगा 10 यानी 2 गुना हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर का हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 22 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 23वां नंबर सवाल पर चल रहे हैं। तो 23वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। बताइए आप सबकी निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, यानी निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, क्या आपतन कोण कहते हैं, कि परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं निर्गत कोण, उसको क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें किसका उपयोग होगा, क्या अवतल दर्पण के होगा, कि उत्तल दर्पण के होगा, कि अवतल लेंस के होगा, या उत्तल लेंस के होगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 25वां नंबर सवाल पर चल रहे हैं। तो 25वां नंबर सवाल है इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, यानी इनमें से कौन जो है दर्पण का सूत्र है। क्या 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, या माइनस में 1/u - 1/v बराबर 1/f होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी भी मैच कर रहा है 1/v + 1/u, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है कि u/1 लिख दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 26वां नंबर पर। तो 26वां नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, लेंस का पूछा है, तो लेंस का केंद्रीय बिंदु को क्या कहेंगे, क्या वक्रता केंद्र कहेंगे, न जी न प्रकाश केंद्र कहेंगे,
या द्वारक केंद्र कहेंगे या अक्ष केंद्र कहेंगे। क्या लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो 27वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यानी सोलर कुकर में किस दर्पण के प्रयोग करेंगे, क्या अवतल के करेंगे या उत्तल के करेंगे या समतल के करेंगे या उत्तल अवतल दोनों के कर सकते हैं। तो सोलर कुकर में उपयोग कर सकते हैं हम लोग अवतल दर्पण के। सोलर कुकर में किसका उपयोग कर सकते हैं, तो अवतल दर्पण के कर सकते हैं, यानी 27 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 28 पर चलते हैं। तो 28वां नंबर सवाल है आप सबके सामने कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होगा, क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है जी, क्या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होगा, क्या आपतन कोण बराबर विचलन कोण होगा, या इनमें से कोई नहीं सही है। यानी परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित हो रहा है कि आपतन कोण बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण के, यानी आपतन कोण बराबर कुछ होता है परावर्तन कोण होता है। तो चलिए 29वां नंबर सवाल पर चल रहे हैं। 29 नंबर सवाल है आप सबके सामने कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। और उल्टा कौन होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा हो जाएगा। तो चलिए आज का हम अपना सबसे अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं, 30वां नंबर सवाल पर। तो आप सबके सामने 30वां नंबर सवाल है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यानी साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आर बटा साइन आई होता है, साइन आई गुने साइन आर होता है, या साइन आई जोड़ साइन आर होता है। तो आप सब पढ़े होंगे कि अपवर्तनांक का मान इसका क्या होगा, किसी माध्यम में साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। इसी को हम लोग स्नेल के नियम भी कहते हैं, साइन आई बटा साइन आर को। तो चलिए आज का हमारा 30 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आप सब अपना 30 में से कितना स्कोर सही किए, यानी 30 में से आप कितना क्वेश्चन सही किए, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।